और निगाहें इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत पे और इससे जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। अजीत पवार ने इस वक्त बड़ी बैठक बुलाई है। अजीत पवार गुट के कई एनसीपी नेता अजीत पवार के घर पहुंचे। छगन भुजबल भी अजीत पवार की उनके घर पे जो बैठक होनी है उसके लिए पहुंच चुके हैं। ये तमाम जो चेहरे अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, ये सब बड़े नेता हैं, कद्दावर चेहरे हैं और ये आगे की स्ट्रैटेजी तैयार करने वाले हैं। तो कुछ ही देर में, क्योंकि 11 बजे का वक्त रखा गया था इस बैठक के लिए और इसके लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अजीत पवार के घर पर ही ये बैठक होनी है और ऐसे में छगन भुजबल पहुंच चुके हैं और भी नेताओं के वहां पर पहुंचने की जानकारी है, क्योंकि 11 बजे ये बैठक होनी है और ये काफी अहम बैठक बताई जा रही है जिसमें आगे की स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। तो इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को यही बता रहे हैं कि अजीत पवार के घर पे जो बैठक होनी है, दरअसल उसमें यह तय होना है कि आगे वो क्या करेंगे। अब उन्होंने दूसरे खेमे को ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन पार्टी पे उनका ही एकाधिकार हो, इस बात की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार कुछ देर बाद सतारा में शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इस दौरान शरद पवार गुट के सभी विधायक और सांसद भी उसके साथ मौजूद रहेंगे। शरद पवार भी चौहान स्मृति स्थल भी जाएंगे और इससे पहले अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद शरद पवार ने कहा था कि विधायकों की ट्वीट पार्टी में चोरी नहीं बल्कि डकैती। जाते हुए शरद पवार लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रास्ते पे तमाम जो कार्यकर्ता खड़े थे वो जो है कार्यकर्ता उनसे लगातार मिलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि एनसीपी की जो पार्टी है, शरद पवार की जो पार्टी है, इस वक्त मुसीबत में है, कठिन दौर से गुजर रही है। क्योंकि अजीत पवार जो कि उनके भतीजे हैं, उन्होंने ही कल जो है जो बगावत करते हुए कई विधायकों के साथ जो है शिंदे और फडणवीस की जो सरकार है उसमें शामिल हो गए हैं। और ऐसे में शरद पवार के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल भी रही होंगी कि पार्टी को फिर से कैसे खड़ा करना है, कैसे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा रखना है, कैसे जो नेता बचे हुए उनके साथ है उनको इकट्ठा रखना है, ताकि पार्टी को फिर से मजबूत किया जा सके। क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं, तो इसलिए जो है शरद पवार की पूरी कोशिश है कि जब से वो पुणे से निकले हैं 4 से 5 जगहों पर इसी तरह से कार्यकर्ताओं से मिलते हुए जा रहे हैं। और वही जो तमाम कार्यकर्ता हैं इस वक्त अपने नेता को यहाँ पर अपना समर्थन दिखा रहे हैं कि वो उनके साथ हैं। अजीत पवार ने भले ही वो कदम उठा लिया हो, लेकिन जो कार्यकर्ता है उनके साथ ही हैं। तो अजीत पवार समेत 9 विधायकों की बगावत के बाद एनसीपी में हड़कंप मचा हुआ है। जहां शरद पवार ने जनता के बीच जाकर फिर एनसीपी को मजबूत करने की बात कही है, वहीं एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार की बात दोहराई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अजीत पवार समेत 9 विधायक बगावत करके जा चुके हैं। ऐसे में एनसीपी में हड़कंप तो मचा ही हुआ है, लेकिन शरद पवार की तरफ से जो बयान सामने आया है इसमें उन्होंने कहा कि वो जनता के बीच जाएंगे और फिर से एनसीपी को मजबूत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। एनसीपी में टूट, शरद पवार खेमे में हड़कंप। शरद पवार आगे क्या करेंगे? शरद पवार के शक्ति प्रदर्शन से बनेगी बात। एनसीपी में 2 फाड़ के बाद सवाल है कि शरद पवार के पास पार्टी को बचाने के लिए क्या विकल्प हैं? क्या एनसीपी पूरी तरह से अजीत पवार की हो जाएगी या शरद पवार के शक्ति प्रदर्शन से एनसीपी का सियासी संकट खत्म हो जाएगा? पार्टी में टूट के बाद शरद पवार ने तो यहां तक कह दिया है कि पार्टी में विधायकों की टूट नहीं, चोरी नहीं, डकैती है। वैसे एनसीपी ने विधानसभा स्पीकर से 9 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन हमने भेजा है और व्हाट्सएप पे भी मैंने उनको कॉपी भेजी है डिस्क्वालिफिकेशन की। फिजिकली भी उनको डिस्क्वालिफिकेशन का हमारा पिटीशन फिजिकली भी पहुंचाने की व्यवस्था हमने अभी की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने लेटर लिख के ये कहा है कि हमारे इसमें 9 लोगों ने ऐसा किया है। एनसीपी नेता अजीत पवार के बगावत के बाद एनसीपी में सियासी भूचाल आ गया। अजीत पवार ने रविवार को कई विधायकों के साथ बगावत कर ली और एनडीए में शामिल हो गए। एनसीपी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया और बीजेपी पर एनसीपी को तोड़ने का आरोप लगाया। पार्टी का विषय नहीं है, एक विचार सरणी का विषय है। बीजेपी का हर वक्त प्रयास यही होता है कि आगे जो कंपटीशन है वो कंपटीशन को कहीं ना कहीं तो खत्म करनी चाहिए।
उधर खबर है कि अजीत पवार ने दावा कर दिया है कि उनके साथ एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन है, जबकि एनसीपी में बड़ी फूट से पार्टी में खलबली मच गई। उधर कानून के कई जानकार एनसीपी में पड़ी फूट को पिछले साल शिवसेना में जैसा हुआ उससे तुलना कर रहे हैं। शिवसेना के ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हो गए थे और देखते ही देखते महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और शिवसेना पर पूरी तरह से एकनाथ शिंदे का कब्जा हो गया। हालांकि मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, जबकि अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने तंज कसा है। अभी देखते, आज ही तो हुआ है भैया, बच्चा अभी तो पैदा हुआ है, कि थोड़ा सांस तो लेने दो, देखते आगे आगे क्या होता है। जबकि महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले कई विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है। पहले शिवसेना और अब एनसीपी में फूट का फायदा बीजेपी को हो सकता है। अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत पर अच्छी पकड़ रखते हैं, जबकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट मिलकर विपक्ष के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। प्रदेश में अभी चुनाव नहीं है हालिया दिनों में, लेकिन शरद पवार ये कहते हैं कि जनता के बीच जाना है। उनकी ठीक एक लाइन में ही बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या शरद पवार जैसे नेता भी सरेंडर कर सकते हैं। ये जो लाइन है उससे ही बहुत कुछ पता चल रहा है। तो लगातार हम आपको अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। तो ये पवार वर्सेस पवार की लड़ाई है और ऐसे में महाराष्ट्र में पल पल जो सियासत है उसमें बदलाव देखे जा रहे हैं। मैं सीधे अपने सहयोगी दिवाकर का रुख करूंगी। दिवाकर, कल तक की लड़ाई हमने देख ली, अजीत पवार डिप्टी सीएम बन चुके हैं, उसके बाद क्या कुछ उनकी स्ट्रैटेजी है उन्होंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन क्या अभी भी इस बात की कोई दूर दूर तक संभावना, गुंजाइश है कि शरद पवार एक्टिव होंगे पार्टी बचाने के लिए? देखिए, शरद पवार पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि शरद पवार के चेहरे पे आज काफी मायूसी नजर आ रही थी। कल जिस तरह से शरद पवार दिख रहे थे, आज उस तरह से बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। हालांकि जब वो अपने घर से पुणे से निकले तो रास्ते में करार जाते वक्त 7 से 8 जगहों पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। खुद गाड़ी से उतरकर उन कार्यकर्ताओं से मिले हैं, क्योंकि जगह जगह पर वो कार्यकर्ता शरद पवार का इंतजार कर रहे थे। अब शरद पवार के सामने चुनौती क्या है? पार्टी कैसे बचाई जाए, कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़कर रखा जाए, और जो विधायक उनके पास बचे हैं, क्योंकि अजीत पवार का साफ तौर पर यह दावा है कि 40 विधायक उनके साथ हैं, तो बाकी के अगर बचे विधायक हैं उनको कैसे साथ रखा जाए। 2 सांसद शरद पवार के साथ दिखे हैं, एक वंदना चौहान और एक अंकुश काकड़े, दोनों पुणे से आते हैं और इस वक्त जो है दोनों उनके साथ दिखे हैं। विधायकों की अगर बात करें तो सिर्फ रोहित पवार जो है वो शरद पवार के साथ थे और उनकी गाड़ी भी इस वक्त मौजूद भी है। ठीक है दिवाकर, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। हम वापस लौटेंगे आपके पास कुछ अपडेट्स के लिए। लेकिन महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा जो है वो 145 है। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि किस खेमे के पास कितने विधायक हैं और इन विधायकों की संख्या से क्या होने वाला है। देखिए, ग्राफिक्स की मदद से आपको बताते हैं। देखिए, विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 288 है, जिनमें से अगर बीजेपी की हम बात करें तो 105, शिवसेना शिंदे गुट जो है उसके 40 और एनसीपी जो कि अजीत पवार का गुट है उसके फिलहाल 9 जो विधायक है वो यहां पर शामिल हुए हैं। एनडीए प्लस की हम बात कर रहे हैं 174 यहां पर संख्या है, इसमें निर्दलीय भी है और 20 निर्दलीय की संख्या। लेकिन ये जो एनसीपी की बात इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जिसमें सिर्फ 9 है, ये संख्या जो है ये संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ये जो अजीत पवार के घर पे जो बैठक चल रही है या कुछ विधायक जो वेट एंड वॉच की स्थिति में है उनसे बहुत खेल दिलचस्प होने जा रहा है हमारा। और देखिए, अब बात महाविकास आघाड़ी की भी कर लेते हैं। यहाँ पर संख्या 112 है, जिसमें एनसीपी जो कि शरद पवार का गुट अब रह गया है उसके 45 विधायक शामिल है। इसके अलावा और क्या क्या इसमें संख्याएं हैं वो हम आपको बताते हैं। शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे का गुट है उसमें पहले ही टूट हो चुकी है और उद्धव का गुट जो बचा है उसमें अब 14 यहाँ पर विधायकों की संख्या है। कांग्रेस पार्टी के पास 44 है। ये महाविकास आघाड़ी था इन 3 पार्टियों को मिलाकर, जिसमें एनसीपी की अहम भूमिका थी और कभी भी महाविकास आघाड़ी अगर फंसे तो शरद पवार लीड करते थे। लेकिन अब शरद पवार की पार्टी टूट चुकी है। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में होगा क्या? एनसीपी में बड़ी फूट पर सांसद संजय राउत ने एनडीए पर निशाना साधा और दावा किया कि इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो अपने विधायकों के साथ एनडीए में शामिल हुए थे अयोग्य करार दिए जाएंगे और शायद यही वजह है कि अजीत पवार को भागम भाग में डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो महाराष्ट्र में सीएम बदले जाने का दावा किया गया है। एकनाथ शिंदे को अयोग्य करार दिया जा सकता है और अजीत पवार सीएम बनाए जा सकते हैं, इस तरह की बयान भी दिए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बता रहे हैं।
कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। जो चल रहा है एक केस डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें एकनाथ शिंदे के साथ 16 जो विधायक हैं वो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। इसलिए ये अजीत पवार जी को भागम भाग में अपने पार्टी में लिया है और अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पार्टी में बड़ी फूट के बाद एनसीपी ने अजीत पवार समेत 9 बागी विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया है और विधानसभा स्पीकर को ईमेल भेजकर बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की अपील की है। एनसीपी ने विधानसभा स्पीकर के अलावा चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है और बागी एमएलएस को अयोग्य ठहराने की बात पत्र में की गई है। तो ये शरद पवार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इससे क्या होने वाला है ये भी वक्त पे हम छोड़ते हैं। लेकिन जो शिवसेना खेमे की चर्चा हो रही है, जो संजय राउत के बयान में सामने आ रहा है कि अयोग्य करार दिए जा सकते हैं जो भी बागी शिवसेना यानी शिंदे गुट के जो चेहरे हैं। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वहां पे स्पीकर की भूमिका पे सवाल उठाया गया था। और सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता मौजूद हैं। उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, संजय राउत के बयान को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को अयोग्य करार दिया जा सकता है, और इस बयान के आखिर मायने क्या है और इसका आधार क्या है? देखिए, संजय राउत जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे को निशाना ले रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। उनका साफ तौर पर कह रहे हैं बहुत ही जल्द महाराष्ट्र के जो सीएम एकनाथ शिंदे उन्हें हटा दिया जाएगा। संजय राउत का कहना है कि एनसीपी का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी का बड़ा प्लान है कि अगर 16 एमएलए जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और विधान भवन में भी चल रहा है, अगर वो 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई होते हैं तो सरकार गिर जाएगी, एकनाथ शिंदे सीएम नहीं रहेंगे। इसलिए बीजेपी ने अब दूसरे प्लान के तहत एनसीपी के लोगों को शामिल किया है। देखिए, बड़ी मीटिंग एनसीपी की होने वाली है। यहाँ पर अजीत पवार जो महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम बने हुए हैं, 9 एमएलए के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो कुछ नेता हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं। देखिए, सारे जो लोग एनसीपी के कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और 11 बजे के आसपास जो अजीत पवार हैं, बाकी जो 9 एमएलए जो बागी हो चुके हैं और बीजेपी शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं, उनके लिए यहाँ पर वो मीटिंग करेंगे। इसके लिए जो कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे अजीत पवार के घर पर भी मौजूद हो रहे हैं और जो समर्थक हैं अजीत पवार के, वो भी यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि सुप्रिया सुले जो शरद पवार के साथ हैं, जयंत पाटिल, उन्होंने बाकायदा विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को चिट्ठी लिखी है। इसमें साफ तौर पे लिखा है कि इन सभी 9 एमएलए को जल्द से जल्द डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ठीक है। और इसी को तहत जिस सियासी उठापटक की नींव पड़ चुकी है महाराष्ट्र में, आने वाले वक्त में दूर दूर तक इस बात की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है कि ये सब कुछ आसानी से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। जो शिंदे खेमा है उसमें भी खलबली मचेगी आने वाले वक्त में, और एनसीपी में तो चल ही रहा है। तो एनसीपी के 2 फाड़ होने के बाद अब पार्टी पर भतीजे अजीत पवार और चाचा शरद पवार दोनों कब्जे का दावा कर रहे हैं। अजीत पवार ने दावा यह किया है कि उनके साथ पार्टी के 30 विधायकों के अलावा सभी सांसद भी उनके संपर्क में हैं। शरद पवार ने इधर ऐलान कर दिया है कि फूट का एनसीपी पर कोई भी असर नहीं होगा। शरद पवार आज सतारा में शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। 30 विधायकों के अजीत पवार के साथ होने के दावे के बीच पवार कितना भीड़ इकट्ठा कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये थोड़ी ही देर में पता भी चलेगा। फिलहाल चाचा भतीजे की लड़ाई में अभी कई पेंच आने वाले हैं। पार्टी पर अधिकार की ये लड़ाई लंबी होनी है। मी अजित अनंतराव पवार, मी अनिल भाईदास पाटील, मी चंद्रकांत भुजबळ महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों का हमें आशीर्वाद। देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनके खिलाफ जो इल्जाम लगाए थे वो ठीक नहीं थे। शरद पवार की पार्टी 2 फाड़ हो गई। जिस एनसीपी के बूते शरद पवार का कद देश में गिना जाता था, वो अब इतिहास की बात हो गई। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने चाचा शरद पवार के रास्ते पर चलते हुए शिंदे सरकार में मंत्री बन गए, डिप्टी सीएम। एनसीपी की टूट की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको डिटेल में दिखाएंगे। पहले शिंदे सरकार में शामिल हुए एनसीपी के चेहरे देख लीजिए।
अजित पवार, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, अनिल भाईदास पाटिल, धर्मराव बाबा आत्राम, संजय बनसोड़े। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, स्वागत है सबका। महाराष्ट्र के विकास की गाड़ी अब 3 गुने रफ्तार से दौड़ेगी। हमारा उद्देश्य सत्ता नहीं है। जैसे 2019 को सत्ता की लालच में लोगों के जनमत को ठुकराया और बाला साहब ठाकरे जी के विचार को तरोड़ मरोड़ डाल दिया और कुर्सी में बैठ गए। ऐसी सत्ता की लालच और कुर्सी की लालच हमें नहीं है। हम लोग सब लोग एक ही हमारा एजेंडा है, इस महाराष्ट्र की जनता को न्याय मिले, उनको विकास मिले और ये राज्य का सर्वांगीण विकास हो। अजित पवार के सरकार में शामिल होते ही महाराष्ट्र की राजनीति के सारे समीकरण बदल गए हैं। कैसे, ये आपको आगे दिखाएंगे। पहले अजित पवार को सुनिए। मी आता सांगितलं ना की विधानसभा लोकसभा आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ या चिन्हावर आणि त्या पक्षाच्या नावावरच निवडणुका लढवणार। एनसीपी के शिंदे सरकार में शामिल होने का मतलब क्या है और कैसे अब पूरे महाराष्ट्र की सियासत बदल गई है, इस उलटफेर का लोकसभा 2024 पर क्या असर होगा, एक एक कर समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बात शरद पवार की, जिनके लिए आज का दिन उनके सियासी इतिहास का सबसे बुरा दिन है। हालांकि आसार तो बहुत पहले से थे कि अजित पवार शरद पवार से राजनीतिक नाता तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी के 2 फांक होने का मतलब है कि अब लकीर बिल्कुल सीधी खिंच गई है। एक ओर है महाविकास अघाड़ी, जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी है, कांग्रेस है, शरद पवार है। दूसरी ओर है बीजेपी एंड सहयोगी, जिसमें शिंदे की पार्टी है और अब एनसीपी से अजित पवार ने भी ज्वाइन कर लिया है। एकनाथ शिंदे के साथ विधायक, बीजेपी 105, शिवसेना शिंदे गुट 40, एनसीपी अजित पवार गुट 30, अन्य पार्टियां 8, निर्दलीय 13। महाअघाड़ी गठबंधन के पास विधायक एनसीपी शरद पवार गुट 23, कांग्रेस 45, शिवसेना उद्धव गुट 17, अन्य पार्टियां 7। अजित पवार की राजनीति में इस मोड़ का आना तय था, लेकिन भतीजे ने चाचा का साथ उस वक्त छोड़ा है जब चाचा को भतीजे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। शरद पवार, जिन्होंने शिंदे की बगावत पर बयान दिया था कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है समझ नहीं पाए, वही शरद पवार अपनी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है समझने में असमर्थ रहे। और तो और, पवार फैमिली की खासियत है कि वो जहां भी होती है सत्ता के साथ होती है या सत्ता की करीबी होती है। खुद शरद पवार का पूरा सियासी सफरनामा इसका सबूत है। शरद पवार पुत्री मोह में सुप्रिया सुले के लिए सिंहासन सजाते रहे और इधर पूरी पार्टी ही हाथ से निकल गई। जो बच गए हैं उनका नाम तक बहुत कम लोग जानते हैं। अजित पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे पाटिल, एनसीपी के ये टॉप नेता अब देश में एनडीए का झंडा फहराएंगे। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त देश में सबसे ज्यादा उठापटक चल रही है। पहले बाला साहब ठाकरे की बनाई पार्टी शिवसेना टूटी और अब उसी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा रही एनसीपी टूट गई है। असल में इस कहानी की शुरुआत हुई 10 जून को एनसीपी के स्थापना दिवस पर पार्टी बैठक के साथ। प्रमुख शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। अध्यक्ष के रूप में काम करने के अलावा सुप्रिया को महाराष्ट्र का प्रभारी भी बना दिया, जिसे अजित पवार संभाल रहे थे। शरद पवार इस समय राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं और भतीजे अजित पवार की बढ़ती महत्वाकांक्षा से परेशान हैं। उन्हें अपना उत्तराधिकारी तो चुन लिया, लेकिन उनका उत्तराधिकारी होने से पहले बड़े दावेदार अजित पवार को किनारे कर दिया। अजित पवार 41 साल से राजनीति में हैं और शरद पवार के बाद वो पार्टी के सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं। शिंदे सरकार में अजित पवार बहुत सोच विचार कर शामिल हुए हैं। शरद पवार के लिए मुसीबतें यही कम नहीं हो रही, क्योंकि अजीत पवार अब एनसीपी पर भी दावा ठोक सकते हैं। वहीं अजीत पवार ने बताया कि सबकी सहमति के साथ उन्होंने फैसला लिया है, जिसका मतलब यही है कि एनसीपी के सारे सांसद और विधायक उनके साथ हैं। वहीं लोकसभा में एनसीपी के 5 सांसद हैं। महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव का दौर अभी जारी रहेगा, लेकिन अब शरद पवार क्या एक्शन लेंगे यही देखना बाकी है, क्योंकि शरद पवार भी पार्टी पर से प्रभुत्व ऐसे ही नहीं जाने देंगे। और
इस वक्त हम सीधे आपको वहां लिए चलते हैं जहां पे शक्ति प्रदर्शन होना है शरद पवार का। मेरे सहयोगी दिवाकर वहां से जुड़ रहे हैं। दिवाकर, क्या इस बीच में कल से लेकर अभी तक यानी बीते 24 घंटे की जो स्थिति रही है उसमें क्या क्या कदम शरद पवार की तरफ से उठाए गए हैं? क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका दावा यह था कि मैं संपर्क में हूं। क्या वो प्रफुल्ल पटेल के संपर्क में है? क्योंकि उन्होंने कहा कि वो तो पार्टी के अहम पद पे हैं और वो ऐसे नहीं जा सकते हैं। देखिए, शरद पवार ने जो कल दावा किया था उसका अब तक कोई सबूत आज के दिन में देखने को नहीं मिला है। जैसा मैंने बताया कि बहुत कम विधायक और बहुत कम ही सांसद उनसे मिलने के लिए आज पुणे में पहुंचे थे और पुणे में जो उनके साथ इस वक्त निकले हैं कराट के लिए उसमें 2 सांसद हैं और एक खुद रोहित पवार जो कि खुद एनसीपी के विधायक हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, वो साथ में हैं। कुल 3 लोग महत्वपूर्ण लोग उनके साथ हैं। असल्यानंतर मी योग्य निर्णय घेईन। हिंदी में यही जानना चाहूंगा कि अजित पवार की तरफ से आपको जो कोई पत्र नहीं मिला है, कैसे में आप क्या फैसला लेंगे? अजित पवारांवर पण कारवाई केली। हे बघा, मी आपल्याला सांगितलं, माझ्याकडे 9 आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची याचिका जयंत पाटील विधानसभा सदस्य यांनी सादर केलेली आहे। त्याचा मी अभ्यास करीन आणि तो अभ्यास केल्यानंतर मी उचित निर्णय। राहुल जी, मैं हिंदी में खाली पूछना चाहता हूँ, यही बात हिंदी में पूछना चाहता हूँ, किन बातों का आप अभ्यास करेंगे, कौन से बिंदु जो है वो प्रायोरिटी पे होंगे? अभी याचिका बिना पढ़े हुए मैं आपको क्या बताऊं? याचिका तो मुझे पढ़ने की जरूरत है ना। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू।